चलिए हाँ जी, 1-2 दिन तक असाइनमेंट चेक हो जाएंगी, 1-2 दिन तक थोड़ा टाइम दो, मतलब ओवरलोड हो जाता है, नोट्स बनाऊं, टेस्ट बनाऊं, असाइनमेंट चेक, थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है। चलिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो किनका आता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इनका साथ किसने दिया था? तारक नाथ दास। ये दोनों पायोनियर हैं जिन्होंने भारत से बाहर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को शुरू किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा और इनका साथ दिया तारक नाथ दास। इन्होंने अपना बेस कहाँ बनाया? लंदन में। और लंदन में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो क्रांतिकारी मूवमेंट को अब भारत के बाहर चलाया गया। भारत के बाहर चलाने का रीजन क्या था कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज, क्योंकि भारत के अंदर प्रेशर बहुत आ चुका है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्शंस ले रही थी, इसलिए टेम्पररी फेज के लिए इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? बाहर शिफ्ट कर दिया। अब ये क्या करते थे? बाहर अपना सेटअप बना लिया, फॉर इंडिया से लड़कों को बुलाते थे, ठीक है। इन्होंने अपना एक हॉस्टल खोला हुआ था जिसका नाम क्या था? इंडिया हाउस। तो लड़कों को कहते थे कि आप आओ, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लड़के यहाँ पर आते थे, साथ साथ पढ़ते थे, और इंडिया हाउस क्या करता था? जो बच्चे पढ़ते थे उनकी स्कॉलरशिप्स भी देता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाता था, और जितनी भी उनकी फीस वगैरह थी, जो भी थी, सारा कुछ देता था, इंडिया हाउस देता था, ठीक है। साथ साथ जैसे जैसे वो पढ़ाते थे, साथ साथ उनके अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में उनको जागरूक भी कराया जाता था, ठीक है, ताकि ये बच्चे पढ़ के वापस जाए और वहां पर इस मूवमेंट को आगे चलाए, ठीक है। तो इंडिया हाउस इनका वो हॉस्टल था। इन्होंने लंदन में भी जो भारतीय थे उनमें भी थोड़ी रेवोल्यूशनरी भावना जगाने की कोशिश की, और वहां पर एक पेपर निकाला जिसका नाम क्या था? इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। अब इस सोशियोलॉजिस्ट जो पेपर था उसमें हर वीकली वो पेपर छापते थे। लंदन में जो लोग बैठे हुए थे उन पे पेपर बांटते थे और उन पे अपना विचार रखते थे कि किस तरह ब्रिटेन ने भारत को कब्जा करके रखा हुआ, किस तरह हम लोगों को वो प्रताड़ना कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लंदन में भी क्रांतिकारी भावना जागे और यहाँ से जो ट्रेन लड़के जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? इंडिया में। इंडिया में भी वो आर्म्ड रिबेलियन करवाना चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, ठीक है जी। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किनका था?
इनका था। चलिए, जब वीडी सावरकर का हमने पढ़ा था, जब वीडी सावरकर को भारत से भागना पड़ा, क्यों? मैंने आपको बताया था ना, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये भाग के कहां पर गए? सीधा लंदन। और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इनको पनाह दी। इन्होंने ही कहां पर पनाह दी थी? अपने इंडियन हाउस में, जो इनका हॉस्टल था। इस हॉस्टल में उन्होंने इनको पनाह दी थी, जहां पर ये रहे, सरकार से छुप के रहे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मामला ठंडा होता गया, वीडी सावरकर ने लंदन में अपनी एक सोसाइटी बनाई, जिसका नाम क्या था? फ्री इंडिया। फ्री इंडिया। लंदन में वीडी सावरकर ने अपनी सोसाइटी बनाई, जिसका नाम था फ्री इंडिया, जिसका काम क्या था? रेवोल्यूशनरीज को तैयार करना और एक आर्म्ड रिबेलियन करना, लंदन में भी और भारत में भी। ठीक है, तो दो सोसाइटीज हो गई हैं जो लंदन में काम कर रही थी। ठीक है जी। इसी समय वीडी सावरकर को एक सिख लड़का ज्वाइन करता है, जिसका नाम क्या था? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो उसकी स्कॉलरशिप तय होती है। ठीक है, वो स्टडी करता है और पढ़ना शुरू करता है, और उनके अंदर क्रांतिकारी विचार बहुत भरे होते हैं। ठीक है, अब वीडी सावरकर के ऊपर लंदन की जो गवर्नमेंट थी, उसको शक पड़ जाता है कि ये जो आदमी है, ये बंदा कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, और वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, जिसका नाम क्या होता है? कर्जन विली। कर्जन विली को कहती है कि आप वीडी सावरकर के खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, कर्जन विली वीडी सावरकर को ट्रेस करता है एंड ही अरेस्ट वीडी सावरकर, जिसके बाद मैंने आपको बताया था उनको कहां लेके आया गया था? इंडिया में काला पानी की सजा मिली थी, जहां पर उन्होंने एक नॉवल लिखी थी, कमला, दीवारों में। ठीक है जी। तब इस चीज से आहत कौन होते हैं? मदन लाल ढींगरा। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे प्रहार हुआ। सबसे बड़ी बात, वीडी सावरकर को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब इसका बदला वो किससे लेते हैं? कर्जन विली। तो होता गया है, एक दिन एक इवेंट चल रहा होता है लंदन में, और उस इवेंट में कर्जन विली आते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कर्जन विली एंटर करते हैं अपनी वाइफ के साथ। ठीक है जी। जैसे ही वो स्टेज में पहुंचते हैं और उनका स्वागत हो रहा होता है कि इन्होंने इतने बड़े क्रांतिकारी को पकड़ा। ठीक है, उनकी नजर में तो टेररिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो इनका ना यहाँ पर स्वागत चल रहा होता है। जैसे ही वो यहाँ पर खड़े होते हैं और भाषण देने लगते हैं, मदन लाल ढींगरा आते हैं, यहाँ पर ही बैठे होते हैं, सामने आते हैं एंड ही शूट कर्जन विली। ठीक है, 15 गोलियां मारी कर्जन विली को और सुनिश्चित किया कि वो मरे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, रिजल्ट, कर्जन विली असैसिनेटेड। जिसके कारण मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। हैंग्ड टिल डेथ। और ये फांसी कहां पर होती है उनको? लंदन में। क्लियर है जी? समझ में? और इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा कहां पर चले जाते हैं? सीधा जर्मनी, क्योंकि लंदन अब एक सेफ प्लेस नहीं रहा रहने का। ठीक है, बहुत बड़ा एपिसोड हो चुका है। अब वहां से वो कहां जाते हैं? जर्मनी। और इनके साथ कौन जाते हैं? तारक नाथ दास। ठीक है, इस तरह ब्रिटेन गवर्नमेंट ने लंदन में जो एक्टिविटीज हो रही थी उसको खत्म कर दिया। अब ये एक्टिविटीज का सेंटर कहां चला गया? जर्मनी। अब जर्मनी क्यों? फ्रांस क्यों नहीं? पुर्तगाल क्यों नहीं? स्पेन क्यों नहीं? जर्मनी क्यों?
क्योंकि आप पढ़ोगे जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना आप, हमेशा जो जर्मनी था वो ब्रिटेन के एंटी था। आज भी भारत के खिलाफ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, वो यहाँ वारदात करते हैं, नेपाल के थ्रू पाकिस्तान भागते हैं, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान सेफ असाइलम है, वहां पर हम कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। इसलिए इसी तरह जो क्रांतिकारी थे उनके लिए जर्मनी सबसे बड़ा सेफ असाइलम था, क्योंकि जर्मनी 2 वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट ही रहा। और जर्मनी की ब्रिटेन से लड़ाई क्या चल रही थी? कैपिटलिज्म की, क्योंकि अब जर्मनी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, उनको भी मार्केट चाहिए थी, ठीक है। तो जर्मनी भी इंपीरियलिज्म की रेस में आ चुका था और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था किसके बाद ज्यादा कॉलोनीज होगी। इसलिए कट्टर दुश्मन कौन था? जर्मनी। चलिए अब ये कहां पर जाते हैं? जर्मनी। जर्मनी में पहले ही वहां बैठी हुई हैं जो क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे चला रही हैं, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा। चलिए तो ये लोग उनको ज्वाइन करते हैं, मूवमेंट आगे मैडम चला ही रही होती हैं, थोड़ा इनके बारे में भी पूछनी है। तो मैडम बीकाजी कामा के बारे में थोड़ा नोट कर लो। मैडम बीकाजी कामा एक पारसी लेडी थी, क्रांतिकारी थी, इनके हस्बैंड भी पारसी थे, हालांकि बाद में इनका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो इन चीजों के खिलाफ थे और मैडम क्रांतिकारी एक्टिविटीज में लिप्त थी, इसलिए उन्होंने इनको तलाक दे दिया था, ठीक है। बाद में मैडम बीकाजी कामा का मुलाकात होती है दादा भाई नरोजी के साथ, और दादा भाई नरोजी उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। दादा भाई नरोजी के साथ वो लंदन घूमी, जर्मनी घूमी, जिससे उनके लिंक्स बढ़ते जाते हैं, और दादा भाई नरोजी के बाद इन एक्टिविटीज को आगे कौन चलाता है? मैडम बीकाजी कामा, ठीक है जी। मैडम बीकाजी कामा का सबसे बड़ी देन हमको क्या है? एक सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहां पर हुई थी? स्टुटगार्ट, जर्मनी। तो सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? स्टुटगार्ट, जर्मनी। ये सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? जितना भी कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म है उसके अगेंस्ट यहाँ पर विश्व से काफी देशों से लोग आए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि हम अपने देश में इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म को नहीं आने देंगे। अगर आप ये प्रण लेते हो तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन तो कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म है, यानी आपने प्रण ले लिया कि हम ब्रिटेन को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में किन्होंने ज्वाइन किया था? मैडम बीकाजी कामा ने। इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, पहली बार भारत का झंडा इस कॉन्फ्रेंस में फहराया गया। पहली बार जिस इंसान ने भारत का झंडा फहराया था वो कौन थी? मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। पर झंडा ऐसा नहीं था जैसा आज है। झंडा कैसा था? कमल के फूल बने हुए थे, बीच में लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इस तरह कुछ तारे बने हुए थे। तो इस झंडे को ऊपर फूल बने हुए हैं, कमल के फूल, ठीक है, बीच में लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और नीचे बने हुए हैं तारे, ठीक है। तो ये झंडा मैडम ने बनाया और मैडम बीकाजी कामा ने यही झंडा भारत की तरफ से स्टुटगार्ट में सेकेंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम इतिहास में अमर है, ठीक है जी। आप कलर्स में रेड और येलो का मिक्सचर था। इतना ना आप इसमें जाओ, ये नहीं पूछेंगे, बस आपसे वो इतना पूछेंगे कि सबसे पहले किसने झंडा फहराया था? मैडम। कलर पता, झंडे बहुत चेंज होते गए, कांग्रेस ने अपना किया, आरएसएस अपना लेके आती थी, ठीक है, उन बातों को भूल जाओ, बस आप इतना लेके चलो कि मैडम बीकाजी कामा ने पहला झंडा फहराया था। आगे चलिए, अगला
रेवोल्यूशनरियों का जो एरिया था वो कौन सा था? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यूएस। तो अगर आपने ज्योग्राफी में अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में, अमेरिका में दो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट में आपका एक शहर है जिसका नाम क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो शहर है ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, ठीक है, बहुत एक्टिव है ये। सैन फ्रांसिस्को प्लस कैलिफोर्निया, these are tectonically very active। अक्सर भूकंप आते होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट्स मिल रही हैं आपस में, पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट। चलो ज्योग्राफी का नाम लिया, सर भी आ गए, तो बेटर आपको सर ही समझाएंगे इसका, ठीक है। तो इतना आपको मैं बता दिया कि टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है ये। अब सैन फ्रांसिस्को में वो अपना गढ़ बनाते हैं क्रांतिकारी, ठीक है जी। और यहां पर एक पार्टी बनती है जिसका नाम क्या है? गदर पार्टी, गदर पार्टी। चलिए, इस पार्टी का पहला नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। पहला नाम इनका क्या था? द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। और इनको बनाने वाले कौन थे? सोहन सिंह बखना, पंजाब के एक नौजवान थे जिन्होंने ये क्रांतिकारी एक्टिविटी वहां पर शुरू की थी। और इनका नाम क्या था? सोहन सिंह बखना। सोहन सुना होगा नाम आपने, सोहन सिंह बखना। और बाद में इस पार्टी में पंजाब का ही एक नौजवान ज्वाइन करता है यूएस आके, जिनका नाम क्या था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल इस पार्टी को, इसका नाम चेंज कर कर क्या बना देते हैं? गदर पार्टी। पहले किसने बनाई थी? सोहन सिंह बखना, ठीक है। बाद में लाला हरदयाल ज्वाइन करते हैं। लाला हरदयाल की कैपेबिलिटी देखकर सोहन सिंह बखना उनको पार्टी की कमान देते हैं और अल्टीमेटली वो उनकी पार्टी का नाम का चेंज कर देते हैं गदर पार्टी। क्लियर है जी? तो गदर पार्टी का वही फंक्शन है, अमेरिका में जितने भी भारतीय युवा रह रहे हैं उनके अंदर क्रांतिकारी फीलिंग, क्रांतिकारी फीलिंग को जागृत करना, ठीक है। प्लस भारत से जो लड़के आ रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सेफ असैलम है कंपैरेटिवली, ठीक है, वहां पर उनको भी आपने क्या करना है? क्रांतिकारी एक्टिविटीज को सिखाना। और अल्टीमेट एजेंडा क्या है? ये नहीं कि सिखा के बैठा देना, अल्टीमेटली उनका एजेंडा था इन लड़कों को भारत भेजना और भारत में तख्ता पलट कर अपनी सरकार कायम करना। ये नहीं खिलाया पिलाया आराम से बैठ जाओ, नहीं, आपको बाद में भारत जाना पड़ेगा और वहां पर तख्ता पलट करना है ब्रिटिश हुकूमत का। क्लियर है जी? गदर पार्टी ने एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला यूएस में, तो एक वीकली न्यूज़पेपर गदर पार्टी लॉन्च करती है यूएस में, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? गदर, गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या लिखा होता है? गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो आप यहीं से जज कर सकते हैं। आगे चलिए, ये 4 भाषाओं में न्यूज़पेपर लॉन्च होता है, 4 लैंग्वेजेस में, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, हिंदी।
उर्दू, गुजराती, पंजाबी, हिंदी। गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्लियर है जी, समझ में आ गया। आगे चलिए, चलो गदर पार्टी अपनी एक्टिविटीज कर ही रही होती है, ठीक है। इसी बीच एक इंसिडेंट होता है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो गदर पार्टी को और ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेके आता है कि हमने अब भारत में तख्ता पलट करना ही करना है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट। असल में उस समय कनाडा क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, और कनाडा और अमेरिका ये दोनों गढ़ बनते जा रहे थे किसके, भारतीय क्रांतिकारियों के। और ये बात अंग्रेजी गवर्नमेंट को पता थी। अमेरिका में तो वो कुछ कर नहीं सकते, अमेरिका में रिपब्लिक बन चुकी थी, ठीक है, पर कनाडा अभी भी उनकी कॉलोनी थी, तो कनाडा में तो वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिसके तहत ऐसी शिप्स जो डायरेक्ट इंडिया से भारत आ रही है, इंडिया से कनाडा आ रही है डायरेक्ट, इंडिया से कनाडा डायरेक्ट आ रही है, इनको हम एंटर करने देंगे। पर ऐसी शिप्स जो इंडिया से होकर कहीं और जा रही है या डायरेक्ट इंडिया से नहीं आ रही, ऐसी शिप्स को कनाडा में एंटर हम नहीं करने देंगे। क्योंकि उनको ये बात समझ में आ रही थी, जापान भी अड्डा बन चुका है, सिंगापुर भी बन चुका है, आपका क्या नाम है, ब्रिटेन में भी क्रांतिकारी आ चुके हैं, अमेरिका में आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा भैया ये आसपास खिलरे बने हैं तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो बंदे सीधा शिप्स इंडिया से आ रहे हैं उनको हम अलाउ कर देंगे, जो इंडिया से घूम कर कहीं से आ रहे हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। सरकार की बहुत वहां पर विरोध हुआ, इंडियंस आज से नहीं शुरू से कनाडा में, ठीक है, उन्होंने बहुत विरोध किया इसका। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कनाडा में बैठी थी उसने इसके ऊपर क्या कर दिया, रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है। विरोध के बाद उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी, चलो ठीक है, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री से भी अगर कोई शिप्स आ रही है हम उनको एंटर करने देंगे। इसी दौरान सिंगापुर में एक पंजाबी आदमी थे जिनका नाम क्या था, बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है। अब इनको कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है भाई, अब हमारा एंट्री का रास्ता खुल चुका है, तो उन्होंने सिंगापुर से कम 350 पंजाबियों को लिया और उनको बोला चलो कनाडा की सैर करा के आते हैं तुमको, कनाडा घुमाइए कनाडा, ठीक है, चलो कनाडा चले, ठीक है। तो शिप चलती है, जैसे शिप कनाडा की ओर जा रही होती है, रास्ते में पंगा क्या पड़ जाता है, जो ये 350 भारतीय होते हैं ना, ये लगा लेते हैं वहां पर नारे भारत माता की जय और ब्रिटेन सरकार मुर्दाबाद। अब ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, ब्रिटेन ने हार जाना था। एडोल्फ हिटलर ने पहला अटैक ही ब्रिटेन पे किया था, ये सब सो रहे थे, रात को एयरक्राफ्ट आए, सारे इनके असले उसले सब उड़ा दिए, आर्मी बेस उड़ा दिए। ये तो बचे रॉयल इंडियन नेवी के कारण थे, इनकी जो अपनी नेवी थी उसने इनको बचाया था। अब नेवी इनकी स्ट्रांग थी, समुद्र में इनकी जासूसी पूरी थी, ठीक है। इनको कहीं से पता लग गया कि ये हरकत रास्ते में हुई है, ठीक है, इनको पता लग गया कि ये हरकत जो है रास्ते में कहीं से हुई है। तब तक दूसरी कंडीशन क्या हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अब ब्रिटेन वैसे ही थोड़ा फंस चुका था लड़ाइयों में, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रिलैक्सेशन दी थी वो ले ली वापस, कि अब हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब जब तक वापस ली तब तक ये बंदे कनाडा के पास पहुंच गए, इन्होंने वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए कि भैया आपने पहले तो रिलैक्सेशन दी,
बाद में आपने रिलैक्सेशन नहीं दी, ठीक है, तो हम तो नारे लगाएंगे। इन्होंने जो वहां पर हल्ला उल्ला किया, अल्टीमेटली क्या हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, शोर कमेटी, जिसके हेड कौन थे, एक इंडियन बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। अब गवर्नमेंट की कमेटी है, नेचुरली बात है, इंडियन क्या करेगा उसमें, ठीक है। और कमेटी ने ये आदेश दे दिया कि ये जहाज जिसका नाम क्या है, कोमागाटा मारू, किस जहाज में आए थे, कोमागाटा मारू, इस जहाज को वापस अब जाना पड़ेगा। और ये वापस कहां जाएगा, सिंगापुर नहीं जाएगा, ये वापस जाएगा इंडिया में। वो यार उनके तो वीजे कैंसिल हो गए बेचारे, मसा तो वो सिंगापुर पहुंचे थे, जाना कहां चाहिए था, सिंगापुर, उनको कहां भेज दिया वापस, इंडिया। सोचो अब तुम इंडिया से सिंगापुर वीजा लगा के गए हो, ऐसा कोई एपिसोड हो जाए, तुमको कहो नहीं सिंगापुर नहीं जाना, अब इंडिया में, तुम्हारा तो खून खोलेगा। अपने पैसे लगा के, अपनी प्रॉपर्टीज लगा के लोग जाते हैं सिंगापुर वगैरह, और आपने वापस कहां भेज दिया, इंडिया, ठीक है। तो जैसे ये वापस इंडिया गए, कलकत्ता में ये जहाज लैंड किया, और कलकत्ता में एक जगह जिसका नाम क्या है, बजबज, ठीक है। अब जैसे ही वो उतरे, उन्होंने देखा भारत आ गया, उनका तो खून खोल गया कि कहा हम सिंगापुर जाना था, कहा हमको भारत में लैंड कर दिया, घूम फिर के बेवकूफ वहीं पर ही आए, ठीक है ना। इन्होंने वहां पर क्या कर दिया, कलेश पा दिया, ठीक है, 3-4 ब्रिटिश अफसरों को मार दिया। रिजल्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन लोगों के ऊपर गोलियां दाग दी, बुलेट्स। हाँ जी, बज गोलियां दाग दी, ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 150 तक लोग मारे गए, 150 तक लोग मारे गए, और बाकी लोगों को क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। तो ये कौन थे, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। अब क्योंकि कोमागाटा मारू बाबा गुरदीप सिंह जो ये थे, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, गदर पार्टी के ये मेंबर थे। इसलिए अब गदर पार्टी ने फैसला किया कि अंग्रेजी राज से इस चीज का बदला वो लेगी, इस चीज का बदला वो लेगी। और कैसे लेगी, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का तख्ता पलट करेगी। और ये तख्ता पलट कैसे होगा, अपने सीक्रेट लोगों को कहां भेजा जाएगा, ब्रिटिश आर्मी के अंदर। ठीक है, तो भारत के अंदर जितनी भी रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, हर रेजिमेंट में, हर जगह, चाहे जहां तमिलनाडु है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, हर रेजिमेंट में, हर प्रकार के रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत, गोरखा, अपने लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। और एक दिन उन्होंने तय कर लिया, 14 अप्रैल, ठीक है। तो इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हम आर्म्ड रिबेलियन करेंगे। जैसी सुबह उठेगी, ठीक है, जितने भी गदरी होंगे वो क्या करेंगे, अपने अपने अफसरों को शूट करेंगे। और इस बीच जो आपको 15 से 20 दिन मिले हैं, आपने जितने भी आर्मी के अंदर इंडियंस हैं उनको भी भड़काना है और अपने साथ लेके चलना है। लास्ट लो, अगर एक रेजिमेंट में 200 बंदा है तो 200 बंदा ब्रिटिशर्स को मारेगा, ठीक है। और जब आर्मी ही टूट जाएगी तो अंग्रेजी राज को अपने आप यहां से जाना पड़े, अरेस्ट कर लेंगे हम सबको। वाइसरॉय तक को मारने की थी इसके अंदर कि वाइसरॉय को भी मारा जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम गिरा था उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इनसे भी तो था, वो इनसे भी प्रेरित था। वाइसरॉय को भी मारना है, अगर वाइसरॉय मर गया, आर्मी मर गई, बात खत्म होगी। जब तक ब्रिटेन ने आना है यहाँ पर, तब तक तो आपका कब्जा हो गया यहाँ पर, बात ही खत्म होगी। फिर क्या कर लोगे आप,
ठीक है, इसी चक्कर में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर गिरा था वहां। चलिए, इसके लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा गया। सीक्रेट मैसेज किसमें भेजा गया? एक रेशमी रुमाल पर लिखकर, उर्दू में एक रेशमी रुमाल लिया गया, उसके ऊपर सीक्रेट मैसेज भेजा गया। और ये मैसेज किसने बनाया था? काजी सिंधी और मोहम्मद बरकतुल्लाह। काजी सिंधी और मोहम्मद बरकतुल्लाह। ठीक है, सीक्रेट एक रुमाल है, रुमाल के ऊपर आपका मैसेज लिखा हुआ है उर्दू में, और ये मैसेज कहाँ भेजा जा रहा था? बार बार लेडीज के थ्रू भारत में, और भारत में जो इनके एजेंट्स हैं आर्मी में, वो मैसेज दे रहे थे। टाइम टू टाइम मैसेजेस चल रहे थे कि हमने अपना रिबिलियन करना है, हमने तख्ता पलट करना है, टाइम टू टाइम गाइडेंस चल रही थी। किस्मत इनकी ये खराब होगी कि एक लेडी जैसे ही पेशावर पहुंची, उसने क्या किया, उसको भी पसीना आ गया होगा, उससे ना इस तरह से अपना मतलब मुंह पहुंच लिया। जब उसने गलती से इस रुमाल से मुंह पहुंच लिया ना, तो उसके ना माथे पे और मुंह पे ना कुछ इंक आ गई, शाही आ गई। तो वहां का जो सोल्जर था पुलिस का, उसने देख लिया कि इस लेडी ने जब मुंह पहुंचा है तो इसके मुंह पर कुछ लिखा आ रहा है। तो उसने क्या किया, उस लेडी को शक के किनार पे पकड़ लिया, और जब उस रुमाल को देखा गया, ध्यान से पढ़ा गया, तो उसके अंदर ब्रिटिश आर्मी के हक्के बक्के उड़ गए कि यहाँ तो बहुत बड़ा रिबिलियन करने वाले हैं। इसको क्या बोला गया? रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र। रेशमी रुमाल षड्यंत्र। अब उनको पता लग गया कि जितने गदरी हैं ये कहां जा चुके हैं, ये आर्मी के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, प्रॉब्लम है। 14 अप्रैल का दिन आ रहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया, वेट किया इसका। ठीक है, जैसे 14 अप्रैल आई, रात के 12 बजे, 5 बजे ये रिवोल्ट होना था। उन्होंने सारे रेजिमेंट्स को कह दिया 3 बजे पकड़ो, निकालो बाहर और मार दो। तो रात के 3 बजे जितने भी गदरी थे उनको निकाला गया, रेड्स पड़ी, और अल्टीमेटली आर्म्ड रिबेलियन खत्म हो गया। नहीं तो शायद भारत को आजादी इधर ही मिल जानी थी। तभी तो हम गदरी बाबों को पूछते हैं, इनका मेला लगता है। वो भी हैरान हो गए थे, ये हुआ गया ये। उनको रात खबर नहीं थी कि यहाँ पर एक आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है। ठीक है, जिसके तहत यूएस जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ लड़ रहे थे। क्योंकि यूएस एलाय था, ब्रिटेन ने यूएस से बात की कि आपके वहां पर अड्डे बने हुए हैं जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं। यूएस ने क्या किया, अल्टीमेटली गदर पार्टी पर एक्शन लिया, और जितने भी बड़े बड़े गदर लीडर्स थे दे वर अरेस्टेड, और इस तरह गदर पार्टी की मूवमेंट खत्म हो गई। इनमें से कुछ गदरी भागे अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान भागे थे इनका नाम क्या था? राजा महेंद्र प्रताप, मोहम्मद बरकतुल्लाह, हरनाम सिंह, टुंडीलक।
टुंडी लत का मतलब लात खराब थी, वो स्टिक से चलता था, ठीक है। हरनाम सिंह टुंडी लत, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान भागे और अफगानिस्तान उस समय तक ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे से बाहर हो गया था। तो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश की गई थी अफगानियों के साथ मिलकर, ठीक है। कहां पर की गई थी? काबुल में। और इसको इन 3 लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? राष्ट्रपति। तो पहली भारतीय रिपब्लिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान की हेल्प से बनाई गई थी और उसमें राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? राष्ट्रपति। क्लियर है जी? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए इसको, फिर आगे चलें। लखनऊ सेशन नहीं, होम रूल लीग। जुडिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब क्या जुडिशियल कौन सी पीडीएफ रेंज करनी है? कुछ जुडिशियल की पीडीएफ कह रहे हैं, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करो आप। नॉइस आ रही है, बाकियों को नॉइस आ रही है? अच्छा आप उसके ये कहते नॉइस आ रही है, मैडम बच्चे कहते नॉइस आ रही है। आवाज नॉइस आ रही है, नॉइस कोई आवाज आ रही है। नहीं कोई बात, कोई नॉइस आ रही है उनको। ठीक है, हाँ नॉइस आ रही है। अंदर से आ रही है, वहीं से चेक कर देंगे सर, तो सिखा लो, चेक करो। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितने पैसेंजर्स थे, कितने को अलाउ किया गया, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कोमागाटामारू इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि आप इतने फैक्ट्स नहीं याद कर सकते। मैं आपको इसलिए फैक्ट्स नहीं करवा रहा, अगर आपको मैं फैक्ट्स कराने में, फैक्ट्स तो उन्होंने पूछना ही नहीं। अब गदर पार्टी के ऊपर जो आज तक क्वेश्चन आए हैं वो कौन से हैं? एक तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है, ठीक है। एक उन्होंने कर्जन विली के बारे में पूछा हुआ है,
एक उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो गदर पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब ये चीज उन्होंने पूछी हुई है। तो इतने फैक्ट्स नहीं वो पूछते, फैक्ट्स का पेपर नहीं है ये यूपीएससी वाला, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, होम रूल लीग, अब तो नहीं आ रही नॉइस, तो नहीं आ रही अब? नॉइस आ रही है, आवाज क्लियर है? चलो, होम रूल लीग आ रही है, आ रही आ रही है। मुझे पक्के भी आ रही है ना? अच्छा, पक्का हवा डाल रहा हो कैमरा के ऊपर, करो यार, फैन बंद करो। फैन की आ रही है। ठीक है, आप क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट, चलिए, भारत में एक आयरिश लेडी आई, और इन आयरिश लेडी का नाम क्या था? मैडम एनी बिसेंट। मैडम एनी बिसेंट, और मैडम एनी बिसेंट क्या दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन रहे हैं भारत में। पहला, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इन्होंने पहले यहाँ पर सोसाइटी बनाई थी। और दूसरा क्या किया था, भारत के अंदर होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी। होम रूल लीग मूवमेंट, चलिए, होम रूल क्या होता है? होम रूल का मतलब ये होता है स्वराज, हमारा शासन हमारे पास हो, ठीक है। कैसे? असल में हुआ क्या, आयरलैंड जहां की ये थी वो भी एक कॉलोनी थी, और दुनिया में सबसे पहले जो क्रांतिकारी मूवमेंट आई थी वो कहां पर आई थी? आयरलैंड में आई थी, ठीक है। आयरलैंड से प्रेरित होकर क्रांतिकारी मूवमेंट यहां भी आई, ठीक है जी। और आयरलैंड को उन्होंने क्या दे दिया था? डोमिनेंट स्टेटस। अंग्रेजों ने आयरलैंड को क्या दिया? डोमिनेंट स्टेटस। अब डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? मतलब कि रहोगे तो आप अंग्रेजी हुकूमत के अंडर ही, पर आप अपना शासन आप कर सकते हैं। जैसे आईएएस में भारतीय आ जाए, आर्मी में भारतीय आ जाए, ठीक है, आईपीएस में भारतीय है, ठीक है, पर अल्टीमेटली जो भारत का मतलब कि किंग हो वो कौन हो? क्वीन हो। तो इस तरह की कोई इन्होंने सिस्टम बना दिया था, ठीक है। तो एक तरह की ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते कि आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली है। बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर आप लोगों को बैठाया गया है, पर अल्टीमेटली जो अल्टीमेट रूल है वो किसका रहेगा? क्राउन का रहेगा। अल्टीमेट रूल रहेगा क्राउन का, पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में बैठा दिया गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओनली एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग बैठे हो, बस अल्टीमेटली यू आर ऑब्लाइज्ड टू क्राउन।
तो रूल उन्हीं का ही है। तो मैडम एनी बेसेंट ने क्या बोला कि आयरलैंड के तर्ज पर भारत को भी क्या दिया जाए, डोमिनेंट स्टेटस। और कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है, भारत को क्या मिलेगा, सेल्फ रूल। जितनी इंस्टीट्यूशंस है उसमें भारतीय काम करेंगे, अल्टीमेटली जो ठप्पा लगेगा वो क्राउन का लगेगा। ठीक है, तो सेल्फ रूल भारत को दिया जाए। इस मूवमेंट को, ये सेल्फ रूल को क्या बोला गया, होम रूल, हमारा रूल, हमारे घर का राज्य। ठीक है, और इस रूल को लाने के लिए उन्होंने एक लीग बनाई जिसने मूवमेंट चलाई, होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, और इस चीज को प्रचार करने के लिए उन्होंने 2 अखबार चलाए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, न्यू इंडिया और न्यू इंडिया और कॉमन वील, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर चलाए मैडम एनी बेसेंट ने इस चीज का प्रचार के लिए कि भारत को अब क्या चाहिए, होम रूल चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। इस केस में मैडम एनी बेसेंट का साथ कौन दे रहे थे, जॉन अरुंधली और B.P. वाडिया। तो मैडम एनी बेसेंट का साथ कौन दे रहे थे, जॉन अरुंधली और B.P. वाडिया। ठीक है, तभी क्या होता है, तिलक जेल से छूटते हैं और तिलक भारत आते हैं बर्मा से। और अब जो तिलक है वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है, पहले तो उनमें बहुत गुस्सा था, पहले उनके अंदर रेवोल्यूशनरी भावनाएं थी, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। वैसे भी जो बंदा 7-8 साल जेल में लगाया, या तो बंदा सीधा है या तो बंदा टेढ़ा है। जब बंदा जेल जाता ना, वैसा नहीं होके आएगा, ये बात गारंटेड है। या तो और बिगड़ के आएगा या सीधा तीर की तरह चलेगा। ठीक है, अरविंदो घोष गए, तीर की तरह सीधा पहुंचे ना पांडिचेरी, खोल दिया ना आश्रम। और वैसे तिलक आए, तिलक बुजुर्ग हो चुके थे, सीधे हो चुके थे, अब वो भी भारत की पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। ठीक है, पर अब उनके अंदर वो जोश नहीं था। ठीक है, जेल की हवा खा रहे थे। न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर है, न्यू इंडिया लग गया और कॉमनवेल्थ अलग है। ये न्यूज़पेपर थे जो उन्होंने लॉन्च किए थे। ठीक है जी, चलिए अब तिलक भारत आते हैं और तिलक को पता लगता है कि यहाँ पर एक होम रूल मूवमेंट चल रही है। तिलक तो पहले ही कह चुके हैं स्वराज इज माय बर्थ राइट। आप तो आज बोल रही हैं, वो तो शुरू से बोल रहे थे कि स्वराज तो मेरा बर्थ राइट है, हमको चाहिए। ठीक है, जैसे तिलक आते हैं वो मैडम एनी बेसेंट से मिलते हैं और मैडम एनी बेसेंट कहती हैं क्यों ना आप हमारे साथ मिल जाइए, हम अपनी अपनी लीग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने अपने एरियाज बांट लेते हैं और भारत में एक मूवमेंट चलाते हैं जिस मूवमेंट का नाम क्या होगा, होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट का काम क्या होगा, भारतीयों को जागृत करना, पहली बात। ठीक है, अब आप बोलो जी हमको होम रूल चाहिए, हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। ठीक है, वहां पर एक आदमी पिंड में बैठा हुआ था, हमको तो कुछ पता ही नहीं ये होता क्या है उसको समझाना तो पड़ेगा ना भैया, शासन करने बैठाना है, उनको पता तो होना चाहिए शासन होता क्या है। ठीक है, होम रूल पता नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहली बात उन्होंने अपने एरियाज को बांटा। पहले आया तिलक का एरिया, तो तिलक ने कहां पर किया, महाराष्ट्र, एक्सेप्ट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में उनकी एंट्री नहीं थी। जो उन्होंने कांड करवाया था चापेकर ब्रदर्स वाला, उसके बाद बॉम्बे सरकार तो उनको एंट्री नहीं दे रही थी। ठीक है, बॉम्बे को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत यानी आज का मध्य प्रदेश, कर्नाटक और चौथा बराड़।
मध्य प्रांत, कर्नाटक, चौथा बराड़। तो ये एरिया किसका था? तिलक की होम रूल लीग का। दूसरा रह गया एनी बेसेंट। जितना भी भारत रह गया हर जगह में एनी बेसेंट अपना लीग चला रही थी। तो इन एरियाज को छोड़कर जितना भी भारत रह गया था वहां पर कौन चला रही थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तिलक का साथ कौन दे रहा था? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आ चुका है। जोसेफ बैप्टिस्ट, ये पिछले साल ही है आपका पीसीएस में ये कि तिलक होम रूल लीग में आप किसने साथ दिया था इनका? जोसेफ बैप्टिस्ट। दोबारा लिख लेता हूं ना, जोसेफ BAPTIST बैप्टिस्ट, और दूसरा थे NC केलकर। NC केलकर। जोसेफ बैप्टिस्ट और NC केलकर, और एनी बेसेंट के साथ कौन थे? जॉन अरेंडली और वाडिया। ठीक है जी। तो इन लोगों ने अपनी लीग शुरू की, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। तिलक का एरिया कौन सा है जी? महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में इनकी एंट्री नहीं है। ठीक है। दूसरा मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा बराड़। जितना रह गया वो सारा इंडिया किसका? एनी बेसेंट का। अब जागरूक करना कैसे है? कोई प्रॉब्लम है? देखो, तिलक को मेजर जगह में एंट्री नहीं थी भारत में। मेन वो क्यों कर रही थी भारत में? मतलब वो क्यों करना चाहती है भारत में? नहीं, वो इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। आपको मैं इसमें अभी आपको बताऊंगा, इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव भी उन्होंने रखी थी। वो भारत के धर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। और हम पढ़ेंगे ना थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें भारत के स्पेशली भागवत गीता के ऊपर बहुत जोर दिया गया। जैसे इस्कॉन की सोसाइटी है ना, फॉरेनर्स भारत के धर्म से अट्रैक्टेड हैं, सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं, उसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। और मैडम का भारत से बहुत प्यार था। ठीक है, इसलिए वो भारत को आजाद देखना चाहती थी, भारत के कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार था उनका। ठीक है, अब हुआ क्या? अब बात आ गई कि पहले हमने लोगों को जागरूक करना है। जागरूक क्या करना है? इस चीज के लिए जागरूक करना है कि भैया होम रूल नाम का चीज होती है। ठीक है, लोगों को आप बोलोगे कि होम रूल है, वो कहते हैं होम रूल क्या है, हमको पता ही नहीं होम रूल क्या चीज होती है। ठीक है, पहले आपको जागरूक करना है। तो जागरूक करने के लिए क्या है? इन्होंने अपनी टीम बनाई, टीम को पकड़ाए पैम्पलेट्स। ठीक है, जहां जहां जाते थे, ठीक है, बेले लोग मजमा लगा के बैठे होते पेड़ों के नीचे। ठीक है, उनको उठाना, उठो, जागो, तुम लोग सोए हो तो आजादी कहां से मिलेगी? ठीक है, कुंभकर्ण की नींद सो के थोड़ा आजादी मिलेगी। उठाया, उनको समझाया, ये देखो हम एक मूवमेंट चलाने लगे, इस मूवमेंट का नाम क्या है? होम रूल लीग। वो कहते थे होम रूल लीग क्या होता है? यानी सेल्फ रूल। रूल किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर हों। किसके लिए? आजादी के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ो। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जोड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे टाउन्स में, बड़े बड़े टाउन्स में, इवन विलेजेस में भी पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसने लाइब्रेरी खोली। उन लाइब्रेरीज में ये लोग क्या करते थे? लिटरेचर पढ़ाते थे और लोगों को बताते थे कि भैया इस तरह से हम लोगों को सब शासन तो चाहिए चाहिए। आज अगर अंग्रेज चले जाते हैं यहाँ से, तो क्या हमको शासन करना आता है? नहीं आता। पहले हम शासन सीखेंगे इनसे, तभी हम अपनी आजादी लेंगे। शासन करना तुमको आता नहीं है, ये लोग यहाँ से चल जाए, कल दूसरा बंदा आगे अटैक कर देगा। तो हमारे साथ जुड़ो, हम अंग्रेजों के ऊपर एक प्रेशर बनाए। क्या प्रेशर बनाए? कि हमको डोमिनेंट स्टेटस दो। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है? शासन हमको दो, चाहे तुमने रहना रह लो यहाँ पर। यहां तक कि ये लोग क्या करते थे? शहरों में नुक्कड़ नाटक भी करते थे। नुक्कड़ नाटक कोई मतलब कि वो चीज नहीं है। आप पार्टी ने दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर करके जीत गई। मुझे आज भी याद है 2014 में जब मैं वहां पर था, दिल्ली में पढ़ रहा था, तो ये लोग आते थे, नई नई पार्टी बनी थी,
तो हम लोग वहां खड़े होते थे और ओल्ड राजेंद्र नगर में आके ना दे जस्ट परफॉर्म नुक्कड़ नाटक, स्टोरी नरेट करते थे, 3G स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, हमको आप लेके आओ। मतलब गली गली में जाकर ही नाटक, जैसे आप देखते हैं शोभा यात्रा चल रही होती है तो रुक रुक के नाटक कर रहे होते हैं, इस तरह नाटक करते थे। तो उससे पूछा गया था केजरीवाल आप तो दिव्य पुरुष हैं, आपको ये चीज कहां से पता लगी? एंड ही स्पेशली मेंशन्ड कि मैं OIRS था, पढ़ा लिखा था। उसने बोला, कहते मैंने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा था, नुक्कड़ नाटक का कंसेप्ट सबसे पहले होम रूल लीग लेके आई थी। अब इंडियंस को इंडियंस की भाषा में समझाना ना, सीधा जाके कहोगे होम रूल हो गया, हमें दिमाग खा रहा है, चलता बने यहाँ से भाइयों, हमको हमारा काम करने दे। इनको तो वेल ही नहीं है, इनको इतना पता लगा आजादी है या गुलामी है, भैया इनको जागृत कराना है तो इनके रूप में ही कराना पड़ेगा। पहले नुक्कड़ नाटक, ठीक है, और नुक्कड़ नाटक से ही लोगों को जागरूक, आस्ता आस्ता इनका बेस बढ़ने लगा। और जब इनका बेस बढ़ने लगा, टेंशन किसको होगी? अंग्रेजी एम्पायर को, कि भैया ये तो अब हम पे प्रेशर आ जाएगा, ये तो पंगा पड़ गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए पहले ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, इनके ऊपर स्टिक चलाई, डंडा चलाया, जिसके तहत मैडम एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया गया, अरेस्टेड, मैडम एनी बेसेंट अरेस्टेड, ठीक है। तो उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया गया, भारत में गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, ठीक है, देशद्रोही का चार्ज लगा दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है जी। आगे चलिए, जैसे ही उन्होंने ये गलती की, पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, हो रहा है, कुछ जरूरत नहीं है इतनी, वैसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ज्यादा कुछ रहा भी नहीं था, ठीक है। पर जैसे उनको ये बात पता लगी कि भैया मैडम एनी बेसेंट को धक्के से अरेस्ट किया गया, यानी तुम कुछ बोलोगे तो तुमको अंदर डालेंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और बड़े बड़े लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इवन महात्मा गांधी भी आ चुके हैं, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। यस, ये पहले देशभक्त था, तो बाद में बिगड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग इसके साथ खड़े हो गए मैडम एनी बेसेंट के साथ, और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट हक भगा गई कि भैया ये क्या हुआ, चंगा औरत को झांसी की रानी को अंदर डाला, सारे बंदे बाहर आ गए ठीक है, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया और अल्टीमेटली मैडम एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा। मैडम एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा, ठीक है। यहां तक कि 1917 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन को हेड किसने किया, मैडम एनी बेसेंट ने। इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करने वाली पहली लेडी कौन बनी, मैडम एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हुआ द फर्स्ट लेडी टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन,
लोग कहते हैं कंदामबरी गांगुली, नहीं जी कंदामबरी गांगुली नहीं थी मैडम, एनी बेसेंट थी। कंदामबरी गांगुली पहली लेडी थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ग्रेजुएट लेडी थी, सबसे पहले ग्रेजुएशन की थी पहली लेडी और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। हेड किसने किया था सबसे पहले? मैडम एनी बेसेंट। तो ये मैडम एनी बेसेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, होम रूल लीग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अब प्रेशर बनता जा रहा है ब्रिटेन सरकार के ऊपर कि आपको देना ही पड़ेगा। आगे चलिए, तो स्टिक पॉलिसी तो अपना के देख ली, ये चली नहीं। अगली पॉलिसी जो अपनाई गई वो कौन सी थी? कैरेट पॉलिसी, गाजर। अब गाजर देंगे, डंडा देके देख लिए, डंडे तो कुछ नहीं हुआ, अब गाजर का हलवा खिलाएंगे, ठीक है। चलिए कैरेट पॉलिसी। अब कैरेट पॉलिसी क्या है? देखिए यहां पर दो लीडर्स बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, एनी बेसेंट और तिलक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तिलक को अंदर करना भी चाहे, तिलक को अंदर कर नहीं जा सकते, क्योंकि तिलक अब सीख के आए हैं, पाठ पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। वो अब एग्रेसिव है ही नहीं, तुम तो उसको तभी अंदर करोगे ना अगर वो एग्रेसिव होएगा या कुछ न्यूज में छापेगा या कुछ बोलेगा, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। और एनी परसेंट जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनको तो करके देख लिया अंदर, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब करना क्या चाहिए? बंदे देखो कितने इंटेलिजेंट है, ये मूवमेंट को तो दबाना था, ठीक है। तो इन्होंने 2 फेस स्टेप्स उठाए, 2 स्टेप्स इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। पहला, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट एक बैठाई गई और रिपोर्ट में क्या मिला? बोला बहुत जल्द भारत को क्या मिलने वाला है? डोमिनेंट स्टेटस। और इस डोमिनेंट स्टेटस को देने के लिए ब्रिटिश एम्पायर हमेशा परिबद्ध है, मतलब कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिले, ठीक है। तो ये हम भी चाहते हैं कि डोमिनेंट स्टेटस मिले, ठीक है। हालांकि आजादी तक नहीं दिया आजादी तक नहीं, पर हम चाहते हैं कि हम देंगे। चलो जी, जैसे भाई साहब ने ये रिपोर्ट निकाली 1917 में, मैडम ये तो शांत होगी, मैडम कभी हो गया काम, उनकी चाहिए था, मिल गया डोमिनेंट स्टेटस। ये कैरेट पॉलिसी, हाँ जी कैरेट पॉलिसी, ये क्या कैरेट पॉलिसी? अब आराम से चलेंगे ना, पहले डंडा चला के दिखा दिया, कुछ नहीं हुआ, अब प्यार से मूवमेंट को खत्म करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? डोमिनेंट स्टेटस। ब्रिटिश एम्पायर चाहती है कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे। मैडम मूवमेंट से आउट। मैडम की बात क्या हुई? मैडम कहती अब मुझे क्या जरूरत है मूवमेंट चलाने की, मेरे को ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में विश्वास है, उन्होंने कह दिया तुमको डोमिनेंट स्टेटस देंगे और देंगे। तो मैडम ने अपना बोरिया बिस्तर समेट के आराम से बैठ गई। जो जिस चीज के लिए हम चाहते थे वो चीज होगी, डिक्लेरेशन हो चुकी है कि डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा। मैडम आउट। चलो तिलक लगाए हुए करने के लिए, अब तिलक को कैसे आउट करना है? ना वो पंगे ले रहे हैं कि अंदर डाल दे, वो भी नहीं हो रहा, प्यार से चलते जा रहे हैं, उसको भी खत्म करना है। तो दिमाग देखो बंदों का। लंदन का एक आदमी जिसका नाम क्या है? वैलेंटाइन ट्यूरिल, उससे कहलवाया जाता है तिलक के बारे में कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत के अराजकता का पितामह कौन है? तिलक। मतलब पंजाबी में बताऊं, जेड़े पंगे पे हुए हैं सारे का प्यो कौन है? तिलक। पंगेबाज कौन है? तिलक। अब तिलक ठहरे स्वाभिमान बंदे, ठीक है, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने सीधी कंप्लेंट की किससे? वाइसरॉय से। वाइसरॉय को बोला कुछ ज्यादा नहीं बोल गया ये,
अगर यहां पर होता ना, इसकी मैंने गिच्ची मरोड़ देनी थी। इसने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में, और सिर्फ इतना नहीं, बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो वाइसरॉय कहते क्या, आप क्या करना चाहते हो? कहता मैं इसके ऊपर एक मान हानि का केस लगाना चाहता हूं। वाइसरॉय कहता लो जी, मुर्गा आ गया कब्जे में, ठीक है। कहता सर लगाना चाहिए आपको, गलत बात है, मैं खुद मानता हूं। आप जैसी पर्सनैलिटी और आपको अराजकता का पिता बोला, गलत बात है ये। पर सर एक प्रॉब्लम है ना, जो केस लगाना है उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? लंदन जाना पड़ेगा। इसको दे दे के काम भेज दिया, सीधा लंदन भेज दिया। पीछे से जो इनके ऑफिस थे, जो इनके बंदे थे, सबकी ठुकाई की, सब अंदर बैठा दिए, सब ठंडे करके बैठा दिए। और लास्ट में जो ये मैडम तो पहले ही जा चुकी हैं, आउट है ये तो, ठीक है। जो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी होम रूल लीग रह गई थी, जो पार्टी थोड़ी बहुत मेंबर्स इसके रह गए थे, उन्होंने किसका साथ देना शुरू कर दिया बाद में? महात्मा गांधी का। अल्टीमेटली किसमें मिल गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो कितने शातिर तरीके से उन्होंने मूवमेंट खत्म कर दी। डंडा उठाना पड़ा, तुसी अराजकता दे प्यो, सारे पंगियां दे प्यो तुसी हो। वो बेचारा दिल पे ले गया बात को, उसको लंदन भेज दिया बकायदा शिप करके, आप इस शिप में जाओ, यहाँ से निकलो। जैसे बंदा भागा, पीछे से सब लाठियां लुटियां मार के सबकी लातें तोड़ दी उन्होंने, और मूवमेंट यहाँ पर खत्म। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़े। होम रूल लीग की अचीवमेंट्स। पहली अचीवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा, 110% आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि है ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लखनऊ सेशन। नहीं फ्राइडे कल जाना, आज चिट्ठी भेजनी है, कल जाना, शाम को मतलब फ्राइडे है। तो क्या होना है? चलिए, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अचीवमेंट किसकी थी? होम रूल लीग की। इस सेशन में दो चीजें हुई। पहला, entry of extremist to Indian National Congress।
जो एक्सट्रीमिस्ट सूरत स्प्लिट के बाद जा चुके थे, उनको निकाला जा चुका था, उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट गरम दलियों को फिर से किसमें एंटर किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? कोई तो कारण रहा होगा ना। कौन? तिलक? कह सकते हो कि तिलक भी सुधर गए थे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से उस चीज से लिंक करो, ये यूपीएससी की डिमांड है। यूपीएससी की डिमांड यही है। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था सूरत स्प्लिट में, आपको बता चुका हूं इसका सूरत स्प्लिट में। यही यूपीएससी की डिमांड है, यही बच्चे करते नहीं। वो इंटरलिंकेज मांगते हैं चीज की, वो हम करते ही नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है कि तिलक को परस्यू करवाया या लीडरशिप है, नहीं, ये भी नहीं। मेजर कारण पता क्या है? जूता किसके पड़ा था? फिरोज शाह मेहता। और जूता मारने का इल्जाम किस पे लगा था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जब तक फिरोज शाह मेहता रहे जिंदा, तब तक तो उन्होंने इनको आने नहीं दिया। जैसे ही फिरोज शाह मेहता गए, उनकी डेथ हो गई, अब रास्ता खुल चुका है। तो जब तक तो फिरोज शाह मेहता थे, वो नहीं आने दे रहे थे। अब क्या हुआ? फिरोज शाह मेहता की डेथ हो चुकी थी, अब तिलक की एंट्री किसमें होगी? फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सबसे बड़ा कारण फिरोज शाह मेहता, जिनके मुंह पे जूता पड़ा था, उनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरा काम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एग्रीमेंट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में क्या हो गया? समझौता। सर, ये इतना खतरनाक समझौता था ना, ये इतना खतरनाक समझौता था कि भारत को इसका भुगतान पता किससे लेना पड़ा? पार्टीशन से, पाकिस्तान से। इतना खतरनाक समझौता है। जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसी समझौते में आते हैं। मतलब मुसलमानों को अपने साथ नेशनल मूवमेंट में लाने के लिए आपने क्या कर दिया? नेशनलिज्म की भावना को खत्म कर दिया। कैसे? एग्रीमेंट होता है जी हिंदू और मुसलमानों में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इस एग्रीमेंट में क्या होता है? मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह दबाव बनाती है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान नेशनल मूवमेंट में लड़े, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 1909 के एक्ट की प्रोविजन। और वो प्रोविजन क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट। बताया था ना मैंने उस दिन आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मलेरकोटला है, वहां से सारे मुसलमान ही खड़े होंगे। मुस्लिम लीग की पहली शर्त, अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो आपको ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, आप हमारे साथ नेशनल मूवमेंट में हो, हमारा बेस बढ़ जाएगा। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती, जिसमें बाद में क्या हर्जाना भुगतना पड़ा? पाकिस्तान। अब आप कहोगे सेपरेट इलेक्टोरेट से पाकिस्तान कैसे बन गया? सर, आज तुमने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट कह दिया, लड़ लो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या? तुम इंडिया की कम्युनिटी में आते ही नहीं, तुम एक अलग कम्युनिटी घोषित हो गए। तुमने उस चीज को, मतलब कांग्रेस ने इस चीज को मान लिया। ब्रिटिश ने ये फुलंदा फेंका, कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। वो कहते ठीक है जी, हम भी अब, मतलब तुम ये बात मान रहे हो कि मुसलमान जो है वो भारत की कम्युनिटी के लोग नहीं है, नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। बाद में इन लोगों ने पता है क्या ना, जब तुम हमको इस भारत की कम्युनिटी का मानते ही नहीं, तो फिर हमको पाकिस्तान दे दो।
और पाकिस्तान देना पड़ा। देना पड़ा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का जो बीज था वो यहां पर बोया गया, जिसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत आलोचना आज तक होती है। इसको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इस चीज को आप रट लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, लखनऊ कांग्रेस की मेन अचीवमेंट, ठीक है। देखिए इसको, फिर आगे चलो। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर अचीवमेंट ये देखो ना कि एक्सट्रीमिस्ट को उन्होंने एंटर किया, ठीक है, पावन छोटे पीरियड के लिए, पर मुसलमानों को नेशनल मूवमेंट में ले आए, ठीक है। तो वो एक तरह की अचीवमेंट है। अगली अचीवमेंट यही एनी बेसेंट, इन्होंने एक कॉलेज बनाया, बनारस हिंदू कॉलेज। बनारस हिंदू कॉलेज कहां पर बनाया? वाराणसी में बनाया, बनारस हिंदू कॉलेज, जो बाद में जाकर क्या कहलाया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। और यहीं पर ही महात्मा गांधी ने लोगों को पहली बार संबोधित भी किया था स्टेज से। यस, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ गांधी, बिल्कुल सही कहा। कहां पर होता है आपको? BHU में पहली बार गांधी के दर्शन मिलते हैं वहां पर आपको, क्योंकि वो वहां पर स्टेज में चढ़कर कुछ संबोधित करते हैं तो लोगों को पता लगता है कि गांधी नाम का भी कोई आदमी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये किसकी थी? होम रूल लीग की अचीवमेंट्स थी। क्लियर है जी? समझ में आ गया? देखिए इससे आगे चले। लास्ट टॉपिक आज का है (1917) चंपारण सत्याग्रह 1917। चलिए, लखनऊ सेशन जब चल रहा था उस सेशन में महात्मा गांधी भी प्रेजेंट थे, और महात्मा गांधी को बिहार के एक लीडर मिलते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे।
और इनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। और ये गांधी जी से एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। किसकी? बिहार में एक एरिया है जिसका नाम क्या है? चंपारण। इस एरिया की वो प्रॉब्लम किससे डिस्कस करते हैं? महात्मा गांधी जी है। अब प्रॉब्लम क्या थी? वो कहते हैं चंपारण में क्या है, जो किसान है वो बहुत बुरी हालत में है, वो बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, क्यों? उन्होंने बोला वहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, वो किसानों को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन के 3/20 पार्ट पे इंडिगो उगाओ, नील उगाओ। अब इंडिगो उगाने की प्रॉब्लम क्या है? जहां पर वीट उगना है वहां इंडिगो उगाओगे, सोइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, इंडिगो उगाओ। चलिए, इसके लिए वो ये क्या करते थे? फोर्सफुली इंडिगो उगाते थे। और उनसे जो इंडिगो ये उठाते थे वो बहुत ही कम प्राइस पे उठाते थे, जिसमें क्या होता था? अल्टीमेटली जो किसान का प्रॉफिट था वो बहुत कम हो गया था। फार्मर पहले तंग थे। ठीक है, हुआ क्या? सडनली गेम पलट गई। गेम क्या पलटी? 1916 में जर्मनी ने एक सिंथेटिक डाई लॉन्च कर दी। जब सिंथेटिक इंडिगो लॉन्च कर दिया, केमिकल का बना, इससे क्या हुआ? नेचुरल इंडिगो जो था उसकी डिमांड घट गई, घट रही थी। ठीक है, अब फार्मर्स ने इंडिगो उगाया हुआ था, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अब इंडिगो उठाने से मना कर दिया, क्योंकि भैया ये इंडिगो महंगा था। नेचुरल इंडिगो महंगा हो चुका है, सिंथेटिक इंडिगो बना चुकी है जर्मनी, वो मार्केट में सस्ती है, वो मार्केट में बिक रही है। अब इनसे कौन उठाएगा? अब किसान कहते उठाओ, तुमने तो हमको फोर्स किया था, हमारा पैसा लगा हुआ इसके ऊपर। ये कहते हमने उठाना नहीं है। इस चीज की इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? राजकुमार शुक्ल। और उनको आह्वान करते हैं कि आप आइए और यहां पर आके एक मूवमेंट चलाइए। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था? चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां पर होता है? चंपारण में। ठीक है, प्रोटेस्ट चलता है। यहां तक कि पहली बार तो वो चंपारण में गांधी को आने नहीं देते, एंटर ही नहीं करने देते। तो उससे क्या होता है? जो पीजेंट्स थे वो वायलेंट हो जाते हैं, उसके कारण उनको एंटर करने दिया जाता है और वहां पर वो क्या चलाते हैं? अपना सत्याग्रह। ठीक है, तो ये एक प्रोटेस्ट चलता है जिसमें इनका साथ कौन देते हैं? फार्मर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के धुआंधार लीडर्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? राजकुमार शुक्ल। इस आंदोलन में महात्मा गांधी क्या नारा लगाते हैं? विदेशी वस्तु का बहिष्कार और पतन ही अंग्रेजी
एम्पायर का असली इलाज है। बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजी एम्पायर का जो मेन फोकस है भारत में वो क्या है? ट्रेड। वो भारत को कॉलोनी समझता है, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाता है और अपने कपड़े बेचता है। वही स्वदेशी मूवमेंट। अगर आप इनके कपड़ों का बहिष्कार करोगे और इनके कपड़ों की खून होली जलाओगे, एंटरटेन नहीं करोगे, इनकी कमर टूट जाएगी और यही इनका इलाज है। आपको समझना पड़ेगा ब्रिटेन के शासन की नींव क्या है। वो क्या है? इकोनॉमी। वो आपसे कुछ कमाना चाहते हैं। अगर आप उसी चीज को तोड़ दोगे तो अल्टीमेटली सब कुछ सेटल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हुआ? घातक प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट में ये बोल दिया गया कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ। ठीक है, हमको हमारा पैसा वापस दो जो हमने लगाया था। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। रिजल्ट, गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना पड़ा और उस कमीशन ने प्रेशर में आकर ये चीज माना कि ब्रिटिश प्लांटर्स ने जो इन लोगों के साथ किया गलत किया। पहले आपने उनको उकसाया कि आप उगाओ, जब एक सस्ती डाई आ गई तो आपने उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अब हम आपसे लेंगे नहीं। तो ये गलत बात है और इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। अल्टीमेटली 35% तक ये हर्जाना भरवाया गया। हालांकि कम है, पर स्टिल कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, वो तो दे ही नहीं रहे थे। फिर भी चलो उनको कुछ हर्जाना मिलता है। ठीक है, और यहां से गांधी की पहला सक्सेस शुरू होता है। और इसी समय ही रविंद्रनाथ टैगोर गांधी को पहली बार टाइटल देते हैं महात्मा का। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्लोगन था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और त्याग ही ब्रिटिश हुकूमत का असली इलाज है। तो पहली बार गांधी को महात्मा का दर्जा मिलता है और वो इनको कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्या था आपका चंपारण सत्याग्रह, जहां से गांधी कहलाएंगे महात्मा गांधी। क्लियर है जी? समझ में आ गया? कल हम चलेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद खेड़ा स्ट्राइक, उसके बाद जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, रिवॉल्ट एक्ट, और कोशिश करेंगे कल ही हम खत्म करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी की पहली मास मूवमेंट। ठीक है जी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थैंक यू। अच्छा